फॉरगेट है, ट्रू है। आवाज आ रही है? चलिए, गुड मॉर्निंग। मुझे आशा है आप सब अच्छे से होंगे। इस वैश्विक आपदा की घड़ी में ये बहुत खेद के साथ कहना पड़ रहा है कि आप लोगों की क्लास बाधित हुई और हमें लगता है कि इसके लिए संस्थान कोई जिम्मेवार नहीं है। ये तो प्रशासन और सरकार की आदेश है। सरकार भी कोई भी फैसला लेती है तो केवल जनता के भलाई के लिए ही। आपसे निवेदन है कि इस महामारी की घड़ी में आप घर पर रहें, सुरक्षित रहें, सरकार के द्वारा दिए गए निर्देशों का पालन करें और हो सकता है कि इस समस्या से छुटकारा मिलेगा तो जल्द ही हम लोग ऑफलाइन पढ़ाई शुरू करेंगे। लेकिन तब तक आप घर पर ही टेक्स्ट बुक्स की सहायता से आप स्टडी करें। अगर आपको समझ में न आए तो संबंधित शिक्षक से आप कॉल करके जरूर पूछें। तो चलते हैं बिना समय गंवाए, फटाफट हम अपने सब्जेक्ट की तरफ। नए सत्र की शुरुआत हो चुकी है, लेकिन समस्याओं के कारण हम लोग अभी तक पठन पाठन अवरुद्ध रहा। तो 8 वाले बच्चे 9th में आ गए होंगे, किताब भी उन्हें लगभग मिल ही चुका होगा और कुछ बच्चे सेल्फ स्टडी करते भी होंगे। ध्यान दीजिए, स्वयं आगे बढ़ना है तो अपने आप पर भरोसा रखें, अपने आप पर विश्वास रखें, मन से पढ़ाई करें, लगन से पढ़ाई करें। संकट की घड़ी में हम लोग बहुत जल्द ही उबर जाएंगे। तो चलते हैं सीधा चैप्टर की तरफ। आज का जो हमारा क्लास है, हम इतिहास से कुछ चीजें आपको बताएंगे। आपको पॉइंट पकड़ना है, उसे सोल्व करना है। हम इसका पूरा सारांश ले लेते हैं ताकि आपको समझने में कोई दिक्कत ना हो। इसलिए एक रुचिकर विषय की तरफ बढ़ते हैं। फ्रांस की क्रांति, ये 9 सीबीएसई बोर्ड की सबसे पहली पाठ है और इस पाठ के माध्यम से हम आपको जानकारी देंगे कि किस प्रकार दुनिया में एक महान घटना घटी और यह घटना किस प्रकार पूरे विश्व को प्रभावित किया। इस घटना के परिणाम स्वरूप तानाशाही निरंकुश शासन का अंत हुआ, राजशाही व्यवस्था समाप्त हुई, पावर जनता के पास आई,
जनता अपने हिसाब से शासन व्यवस्था शुरू की। तो इस सिचुएशन में हम आज आपको बताएंगे फ्रांस की क्रांति। वैसे तो कहा जाता है, हर इतिहासकार अपनी एक अलग छवि छोड़ जाते हैं। ऐसे माना जाता है कि फ्रांस की क्रांति अपने आप में एक युगांतकारी घटना थी, जिसने एक युग का अंत करके दूसरे युग की शुरुआत की। ये 1789 की महत्वपूर्ण क्रांति जनता को जागरूक करने का प्रयत्न किया और ये सर्वविदित है कि जब जब संसार में अत्याचार बढ़ा, पाप बढ़ा, तो उस पाप का निवारण करने के लिए कोई न कोई मसीहा उठ खड़ा जरूर हुआ। उसी प्रकार किसी के अगुवाई में, किसी के नेतृत्व में कोई भी आंदोलन या क्रांति होता है तो उसके पीछे कोई न कोई कारण जरूर होता है। या तो कारण शासन व्यवस्था से ताल्लुक रखता है, लोगों को उचित उनके अधिकार नहीं मिलते हैं, उनका पारिश्रमिक नहीं मिलता है, उन्हें जब अधिकारों से वंचित कर दिया जाता है तो धीरे धीरे लोगों की असंतोष और अराजकता की भावना एक क्रांति का रूप ले लेती है। आप बहुत सारे क्रांतियों का अवलोकन किए होंगे, पढ़े होंगे। खासतौर पर 1857 ईस्वी की जो महत्वपूर्ण भारत की जो घटना घटी, ये पूरे इतिहास और पूरे विश्व को झकझोर कर रख दिया। उसी प्रकार सबसे पहले अगर संसार में कोई भी बड़ा क्रांति हुआ तो ये शुरू होता है फ्रांस के 1789 ईस्वी की क्रांति से। इस क्रांति से बहुत सारे देशों को इसका जो है अनुसरण करने को मौका मिला। तत्पश्चात ये क्रांति क्यों हुई, इस क्रांति के मूल में क्या छिपा था, अब इस पर हम बारी बारी से चर्चा करेंगे। तो मैंने बताया सबसे पहले कि कोई भी क्रांति की शुरुआत कारणों से होती है। बिना कारण, बिना काज कोई भी क्रांति नहीं होती है। इस प्रकार हम आपका सारांश ले रहे हैं। किताब आप देख लीजिएगा। आपको समझ में अगर डिफिकल्टी या परेशानी महसूस होती होगी तो आप, हमारा कॉन्टेक्ट नंबर है 8809416134। इस पर कॉल करके आप जरूर पूछ लीजिएगा, समझ लीजिएगा। यदि समझ में नहीं आएगा तब, नहीं तो कोई बात नहीं। तो सबसे पहले हम आपको सरल पैटर्न से समझाने का प्रयत्न कर रहे हैं। मैंने बताया कि कोई भी क्रांति होती है तो उसके पीछे कोई न कोई कारण होता है और वो कारण अपने आप नहीं उत्पन्न होता है, बल्कि उत्पन्न की जाती है। और जब उत्पन्न की जाती है तो उस कारण के निवारण के लिए भी कोई न कोई जरूर खड़ा होता है। तो सबसे पहले हम एक एक कारणों पर चर्चा करेंगे। सामाजिक कारण। मैं आपको समझाने के लिए कारण ले रहा हूं। वैसे आपका पैटर्न बिहार बोर्ड के पैटर्न से थोड़ा भिन्न है, लेकिन मैं आपको सरल भाषा में समझाने के लिए एक एक चीजों पर हम चर्चा कर रहे हैं ताकि आपको समझ में आए। सामाजिक कारण, जैसा कि आप जानते हैं कि समाज परिवार का एक बड़ा रूप होता है और यह किसी क्षेत्र को, किसी स्थान को बहुत ज्यादा प्रभावित करता है। तो इस प्रकार जब समाज में कोई भी घटना घटती है और वह घटना समाज के पूरे तबके से ताल्लुक रखता है, तो उस समाज के सारे तबके के लोग समाज के पूरे तबके के लोग उसके विरोध के लिए खड़े होते हैं। लेकिन विरोध वही करते हैं जो
उस नीतियों से परेशान होते हैं, उस व्यवस्था से आहत होते हैं। तो जो फ्रांस में सामाजिक व्यवस्था था, वहां का शासक था, जिस शासक का नाम था लुई 16वां। लुई 16वां ये एक निरंकुश शासक था और उसने जो सामाजिक व्यवस्था बनाई थी वो अन्य देशों के सामाजिक व्यवस्था से इस देश का जो सामाजिक व्यवस्था था, इसका जो सामाजिक व्यवस्था था भिन्न था। क्योंकि सामाजिक कारण में जो फ्रांस के जो लोग थे, जो जनता थी, वो 3 स्टेट में बटी हुई। प्रथम स्टेट में सबसे ज्यादा जिन्हें अधिकार मिला था वो थे पादरी वर्ग। ध्यान दीजिएगा, पादरी वर्ग, यानी पहले स्टेट में पादरी वर्ग आते थे। ये पादरी किसे कहते हैं? पादरी का मतलब जैसे हमारे भारत में साधु महंत मठाधीश लोग होते हैं, उसी प्रकार फ्रांस में इन्हें पादरी कहा जाता था। इन पादरियों को समाज में एक श्रेष्ठ स्थान मिला हुआ था। ये करते तो कुछ नहीं थे, लेकिन इन्हें सम्राट ने बहुत सारा अधिकार दे दिया था। ये पादरी वर्ग, ये तो कहिए कि शासन व्यवस्था का हैंडल इसी के हाथों में था। दूसरे जो समाज के वर्ग थे, जो दूसरे स्टेट में लोग जो आते थे, ये कुलीन वर्ग थे। कुलीन वर्ग का मतलब कि राज परिवार से ताल्लुक रखने वाला वर्ग, जो शासन व्यवस्था के संचालन में योगदान देता था। और इसी कुलीन वर्ग से लुई 16वां आता था। चूंकि फ्रांस में डायनेस्टी सिस्टम के अंतर्गत, राजशाही व्यवस्था के अंतर्गत वंश शासन करते थे, डायनेस्टी शासन करते थे। और उसी डायनेस्टी में जिस शासक के समय, जिस रूलर के समय जो फ्रांस की क्रांति हुई, उस रूलर का नाम था लुई 16वां। इससे पूर्व मैं बता दूं कि इससे भी बहुत पहले कई शासक आए, जो शासक बुर्बो वंश के थे। और ध्यान दीजिएगा, इसी बुर्बो वंश का ही शासक था लुई 16वां। इससे पहले भी बहुत सारे शासक आए, जैसे लुई 14वां आया। लुई 14वां कहा करता था कि आई एम स्टेट एंड माई वर्ड इज लॉ। मतलब ये है कि इसने विद्रोहियों को इतना निर्ममता पूर्वक दमन कर दिया कि इसके खिलाफ कोई भी आवाज नहीं उठा सका। ये स्ट्रॉन्ग शासक था लुई 14वां। लुई 14वां एक मजबूत शासक था और अपने शासन काल में किसी भी प्रकार के आंदोलन को उसने दबाने का कार्य किया। वो शासन व्यवस्था को अच्छे ढंग से चलाया। वो स्वयं कहा करता था कि आई एम स्टेट एंड माई वर्ड इज लॉ। मैं ही राज्य हूं, यानी राज्य की सारी परिभाषा अपने तक सीमित कर चुका था। और कहा जाता है कि इसकी 175 साल बाद, यानी 1774 ईस्वी में, 1774 ईस्वी में जब लुई 16वां फ्रांस की राजगद्दी को संभाला, तो उसके शासन काल में फ्रांस की महान क्रांति हुई। चूंकि वे तत्कालीन परिस्थितियों से अनभिज्ञ था, उसे राजकाज के कार्यों से कोई लेना देना नहीं था। उसके सलाहकार, उसके एडवाइजर गलत थे और गलत सलाहकारों के कारण उसकी स्वेच्छाचारिता बढ़ती गई और इसी के शासन काल में फ्रांस की सबसे महत्वपूर्ण क्रांति हुई। तीसरा जो वर्ग है, तीसरे जो स्टेटस में लोग आते हैं, तीसरे स्टेट में
फ्रांस की सामान्य जनता, फ्रांस की सामान्य जनता जिनकी आबादी 90%, सबसे सर्वाधिक फ्रांस की आम जनता थी जो लुई 16वां के नीतियों से आहत थी। इन पर विविध प्रकार के टैक्स लगाए गए थे, कर लगाए गए थे और इन्हें सारे के सारे जो अधिकार पादरी वर्ग और कुलीन वर्ग को मिला हुआ था, इन अधिकारों से ये जो फ्रांस की 90% जो आबादी है वंचित थी। और ऐसा माना जाता है कि यही फ्रांस की सामान्य जनता ने क्रांति की अगुवाई की। इनमें कई तरह के लोग थे, दार्शनिक भी थे, सुनाई दे रही है ना आवाज, व्यापारी थे, किसान थे, शिक्षक थे, वकील थे। इनके पास संपत्ति भी होती थी, इनके पास योग्यता भी होती थी, लेकिन सारे योग्यताओं के बावजूद भी जो अधिकार कुलीनों और पादरियों को मिला हुआ था वो अधिकार इन्हें नहीं मिला था। ऐसा माना जाता है कि यही वर्ग यानी फ्रांस की 90% आबादी ने ही इस क्रांति की अगुवाई की। इनकी संख्या कम थी, इनकी भी संख्या कम थी, लेकिन इन्हें हर तरह के विशेषाधिकारों से सम्राट लुई 16वां ने विभूषित किया था। और इस प्रकार यही लोगों ने क्रांति की शुरुआत की। अगला जो रीजन है, अगला जो कारण है, राजनीतिक कारण। राजनीतिक कारण, राजनीतिक कारण में क्या आएगा? तो राजनीतिक कारण में लुई 16वां की निरंकुश नीति। निरंकुश का मतलब होता है, निरंकुश का मतलब होता है किसी भी सम्राट के ऊपर न्यायपालिका, कार्यपालिका और विधायिका का कोई नियंत्रण न हो, अर्थात वे सारे के सारे अधिकारों का मालिक स्वयं हो। उसके नीतियों में कोई भी हस्तक्षेप नहीं कर सकता, अर्थात बिना अंकुश वाला शासन, बिना नियंत्रण वाला शासन व्यवस्था निरंकुश शासन व्यवस्था कहलाती है। और यही फ्रांस का सम्राट लुई 16वां निरंकुश शासक बना। अपने कार्यों में वो किसी भी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं जो है बर्दाश्त कर सकता था। 1774 ईस्वी में जब वह 20 साल का हुआ तो फ्रांस की राजगद्दी व्यवस्था संभाली। और जब फ्रांस की राजगद्दी व्यवस्था संभाली तो उसे न राजनीति में ज्ञान था, ना शासन व्यवस्था के एनीबॉडी किसी भी कार्यों का जानकारी थी। उसकी शादी ऑस्ट्रिया की राजकुमारी मेरी अंतोनेट के साथ हुई। ये मेरी अंतोनेट लुई 16वां के ऊपर ज्यादा अपना प्रभाव छोड़ चुकी थी। मेरी अंतोनेट के बारे में कुछ इतिहासकार अतिशयोक्ति करते हैं, बढ़ा चढ़ा कर बोलते हैं कि इसकी सुंदरता के कारण लुई 16वां हमेशा इस पर जो है आहत रहता था, हमेशा जो है आसक्ति में रहा करता था। माना जाता है, इतिहासकार कहते हैं कि ये अमावस की रात में अपने छत पर जब निकलती थी तो आसपास के लोगों को लगता था कि पूर्णिमा का चांद निकल आया। ये अतिशयोक्ति था, अर्थात उसकी सुंदरता के बारे में कहा जाता है। और यही सुंदरता लुई 16वां के लिए घातक साबित हुई। अपने
ऐसो आराम के लिए, अपने सुख सुविधाओं के लिए ये जनता के ऊपर ज्यादा टैक्स बढ़ाया, जनता के ऊपर ज्यादा कर लगाया। जनता जब उस टैक्स को चुकाने में असमर्थ हुई तो उस पर कई प्रकार के जो है प्रताड़नाएं दी, कई तरह के दमन नीति का सहारा लिया, जिसे जनता बर्दाश्त नहीं कर पाई। और ऐसा माना जाता है कि जब फ्रांसीसी क्रांति में लुई 16वां जब जनता की अपेक्षाओं पर खरा नहीं उतर पाया और एक नए कर के अनुमोदन में एक बैठक बुलाया, इस बैठक में वहां के जो असेंबली था, उस असेंबली का जो नाम था स्टेटस जनरल। स्टेटस जनरल में यानी तीनों वर्ग के कैंडिडेट जुटे हुए थे, जिसमें 300 जो मैंने बताया था कि पादरी वर्ग के कैंडिडेट 300 थे, कुलीन वर्ग के कैंडिडेट 300 थे, और सामान्य जनता जो फ्रांस की 90% आबादी थी, इनकी संख्या 600 थी। इनकी संख्या 600 थी। ये सबके सब एक ही जैसे थे, सबके सब जनता के प्रतिनिधि थे। जब स्टेटस जनरल में एक सभा बुलाई गई तो उस सभा में पादरियों और कुलीनों के लिए विशेष जो है व्यवस्था किया गया और इन्हें उनके पीछे बैठने के लिए, खड़ा रहने के लिए कहा गया। इस प्रकार अपनी अपमान को सहन नहीं कर पाए और जब जनता ने नए टैक्स वृद्धि के लिए जो है घोषणा किया तो इनमें असंतुष्टि की भावना आ गई और ये सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिए। 4 जुलाई 1789 ईस्वी को बास्टिल जेल पर सबसे पहला आक्रमण किया गया और वहां के कैदियों को छुड़ाया गया। तत्पश्चात यह क्रांति धीरे धीरे अपना विस्तार रूप लेने लगी और माना जाता है कि उसका जो नेतृत्व कुलीन वर्ग के ही लोग कर रहे थे। आवेसियो और ओबेस्पियर नामक 2 ऐसे लोग थे जो इस क्रांति का नेतृत्व किए और इस क्रांति के नेतृत्व के पश्चात फ्रांस की जनता लुई 16वां और उसकी पत्नी मैरी अंतोइनेट को बंदी बनाया और बंदी बनाने के बाद इन्हें बीच चौराहे पर फांसी दी गई। तत्पश्चात लुई 16वां और बुर्बो वंश का अंत हुआ। जो मैंने तीसरा कारण जो बता रहा हूं, तीसरे कारण में आता है, तीसरे कारण में आता है आर्थिक कारण। आर्थिक कारण में आएगा कि फ्रांस की 90% जनता पर, सामान्य जनता पर नए नए प्रकार के टैक्स बढ़ाए गए, नए नए प्रकार के कर बढ़ाए गए, किसानों के ऊपर टैक्स बढ़ाया गया, मजदूरों को उनका उचित में मजदूरी नहीं मिलता था और आर्थिक कारण के अंतर्गत इन्हीं टैक्स वृद्धि के कारण ये लोग परेशान होने लगे। चौथा है बौद्धिक कारण। फ्रांस की क्रांति को हवा देने के लिए कुछ दार्शनिकों का आगमन हुआ। रूसो और मोंटेस्क्यू के विचारों का फ्रांसीसी जनता के ऊपर बहुत जबरदस्त प्रभाव हुआ और ये राष्ट्रवाद की भावना से जब अवगत हुए तो उन्होंने लुई 16वां के निरंकुश नीति का जो है विरोध किया और इस प्रकार से बौद्धिक कारण में जब नए नए दार्शनिकों का विचार जब लोगों को पढ़ने को मिला, उनके किस्से और कहानियों सुनने को मिला तो इनके विचारों पर इसका जबरदस्त असर हुआ। तत्पश्चात ये लोग जब जागरूक हुए, इनके भीतर राष्ट्रवादी चेतना की जागृति आई तो ये लोग सम्राट के खिलाफ आंदोलन की शुरुआत कर दी। धन्यवाद। अब अगले दिन फिर मिलेंगे। आप, मुझे आशा है कि आप जो है अपने टेक्स्ट बुक का अध्ययन करते रहिएगा। जहां आपको समझ में नहीं आएगा वहां जरूर पूछिएगा। धन्यवाद।